अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल स्विमिंग पूल। राजेश गांव का बड़ा धनिक आदमी था। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसे मिलने उसका दोस्त किशोर आता है। किशोर राजेश को देखते ही कहता है, अरे राजेश, बड़े दिनों के बाद मिलकर मेरे तो बचपन की यादें ताजा हो गई। आजा यार, गले लग जा। किशोर राजेश के पास जाने लगता है। तब राजेश उसे रोकते हुए कहता है, अरे अरे जरा रुको रुको, कौन हो तुम? मैं तो नहीं जानता तुम्हें। बेवजह मेरे गले मत पड़ो भाई। अरे ये क्या बात कर रहे हो राजेश? तू बड़ा अमीर आदमी बन गया, इसलिए इस गरीब दोस्त को भूल गया। मैं ही बेवकूफ था जो तुझे अभी भी वही सीधा साधा राजेश समझकर मिलने आ गया। इस तरह किशोर इमोशनल बन जाता है। राजेश अमीर था पर उसे कोई घमंड नहीं था। तब राजेश मन ही मन सोचता है, लगता है ये मुझे कोई और ही राजेश समझ रहा है, लेकिन चलो मैं भी उसे इसकी गलत फहमी में रखता हूँ ताकि उसके मन में दोस्त के प्रति कोई गलत भावना आ जाए। ये सोचकर राजेश किशोर को कहता है, अरे ये क्या किशोर, दोस्त का मजाक भी नहीं समझते? मैं तो तुम्हारी फिरकी ले रहा था। आजा मेरे दोस्त, गले लग जा। राजेश किशोर को गले लगाता है, उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है और अपना सारा घर उसे दिखाता है। उन दोनों की दिन भर की इधर उधर की बातें चलती है। शाम के वक्त दोनों घर के आंगन में बैठे हैं। तब राजेश कहता है, किशोर, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो आज मैं तुम्हें मेरा एक सीक्रेट दिखाता हूँ, वो देखकर तुम्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा। राजेश किशोर को ले जाकर जमीन पर बना एक दरवाजा खोलता है और वहां से अंदर ले जाता है। किशोर उसके पीछे पीछे अंडरग्राउंड टनल से जाते हुए उस सीक्रेट जगह पर पहुंचता है जहां पर राजेश का एक स्विमिंग पूल था। वो सब देखकर किशोर चकित हो जाता है और वो कहता है, अरे राजेश, ये तो सच में बहुत बड़ा राज है। कोई भी पता नहीं कर सकता कि जमीन के अंदर इतना बड़ा सीक्रेट स्विमिंग पूल होगा। हाँ यार, जब कभी मैं काम से थक जाता हूँ तो यहीं पर आता हूँ। बाहर की भीड़ भाड़ शोरगुल से दूर यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। वैसे यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। सारी जरूरत की चीजें यहाँ पर मौजूद रखी है। किशोर और राजेश दोनों भी बातें करके स्विमिंग का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर वहीं पर आराम करके किशोर राजेश से कहता है, अच्छा एक बात बताओ राजेश, आखिर तुमने ये अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल स्विमिंग पूल बनाया कैसे? बहुत पैसे और मेहनत भी लगती होगी इसके लिए। मेहनत और उसी के साथ मुश्किल भी बहुत आई दोस्त। एक बार तो खुदाई करते करते एक मजदूर मरते मरते बचा। बातें करके किशोर उसके विद्यालय के घर जाता है। तब वो मन ही मन सोचता है, अरे इस राजेश ने तो अपना सारा सीक्रेट बता दिया मुझे। बेवकूफ कहीं का, मैं तो झूठ मूठ का दोस्त बनकर उसके गले में पड़ चुका हूँ। ऐसे अमीर बेवकूफ लोग मुझे हमेशा मिलते रहे भगवान। मुझ पर अपनी ऐसी ही कृपा रखना। ये सोचकर किशोर गांव में कई घरों में रात के समय चोरी करता है और चुराया हुआ सारा माल उसी अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल स्विमिंग पूल में छुपा देता है। दूसरे दिन चोरी की बात गांव में फैल जाती है। किशोर वही होने के कारण कोई भी उस पर शक नहीं करता। पुलिस वहां आकर चोर की छानबीन करने लगते हैं पर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। तब किशोर राजेश से कहता है, अरे राजेश, चिंता मत करो, चोर मिल जाएगा। वैसे अभी मुझे जाना है, मैं ऐसे ही मिलने आया करूंगा। किशोर राजेश से मिलकर चला जाता है। किशोर दरअसल एक चोर ही था। वो ऐसे ही अमीरों के घर में जाता और दोस्ती का नाटक करके घरों में चोरी करके अमीरों के घर में छुपाया करता। अब उसे राजेश मिला था तो वो सारा चोरी का माल राजेश के ही अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल स्विमिंग पूल में छुपाने लगता है। ऐसे में एक दिन राजेश किशोर को अंडरग्राउंड जाते हुए देखता है और उसके साथ उसके कुछ चोर साथी भी रहते हैं। ये सब देखकर राजेश को थोड़ा शक होता है और वो सोचता है, अरे बाप रे, ये किशोर तो मुझे ही बेवकूफ बना रहा है। मेरे अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल स्विमिंग पूल को तो इसने अपना अड्डा बना लिया है और सारा माल छुपा के रखा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। राजेश पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस को सामने से आते देख किशोर की सारी हवा निकल जाती है। अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? तभी राजेश पुलिस के पीछे से निकलता है और किशोर से कहता है, अरे इन्हें तो मैंने ही बुलाया है मेरे कमीने दोस्त। दोस्ती का नाटक करके मेरे अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल स्विमिंग पूल को तूने अपना चोरी का अड्डा बना लिया। ये तो गनीमत है कि मुझे वक्त पर पता चला। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो सबको। इस तरह किशोर की चोरी पकड़ी जाती है। किशोर और उसके साथियों को इस तरह जेल की हवा खानी पड़ती है। डक फार्मिंग इन राइस फील्ड।
सुंदर और मनोज बड़े ही परेशान थे। वो दोनों अपने अपने खेत में काम करने के बजाय एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो दूसरी तरफ मंगल अपने चावल के खेत में बड़ी ही खुशी से काम कर रहा था। तब मनोज सुंदर से कहता है, अरे ये मंगल को देखो, जब देखो तब इसके चेहरे पर खुशी ही खुशी रहती है। आखिर ये खुश कैसे रहता है? हाँ रे, और हमें देखो, खेतों में दिन भर मेहनत करके घर जाकर बीवी की किटकिट सुनो, ये हो गया वो हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, और इसको देखो। दोनों भी अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। दोपहर हो जाती है। मंगल दोपहर का खाना खाने पेड़ के पास आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, मैं कब से देख रहा हूँ कि आप दोनों काम छोड़कर यहाँ बैठे हो। क्यों भाई, खेत की जुताई नहीं करनी क्या? अभी से काम करो, नहीं तो आगे पछताओगे। अरे मंगल, तुम्हें क्या कभी परेशानी नहीं रहती है क्या? जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम खुशी दिखाई देते हो। वैसे भी तू तो नसीब वाला ही है। भाभी जो बहुत अच्छी है, कोई किटकिट नहीं करती। अरे वो भी क्या करेगी, तुम लोग हो ही वैसे, काम तो कुछ करते नहीं हो, बस इधर उधर की बातों में लगे रहते हो। मंगल उन दोनों से ऐसा कहकर खाना खाने बैठ जाता है। तब सुंदर कहता है, अरे मंगल, वो क्या है कि हमारी बीवी ने खाना नहीं दिया रे, हमें जोरों से भूख लगी है। बिल्कुल भी नहीं, भूखे रहोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत करनी चाहिए। मंगल उन्हें रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता। इस वजह से उन दोनों को मंगल का बहुत ही गुस्सा आता है। मंगल जाने के बाद में सुंदर कहता है, अरे ये मंगल अपने आप को क्या समझता है, जब देखो तब हमारा अपमान ही करता रहता है। इसे अपनी मेहनत पर बहुत नाज है ना, इसे तो मजा चखाना ही होगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मंगल की मेहनत रंग लाती है। उसकी चावल की फसल सब किसानों से अच्छी और ज्यादा रहती है। उधर सुंदर और मनोज मंगल की चावल की फसल देखकर जलने लगते हैं। तब सुंदर कहता है, अरे मनोज, अब फिर से अपनी अपनी बीवी की बातें सुननी पड़ेगी, मंगल के गुणगान सुनने पड़ेंगे। अरे ये मंगल ना हमारे राशि में लगा हुआ मंगल है, जो कि जाता ही नहीं। इसे तो इसके गांव वापस भगाना ही होगा। सुन सुंदर, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है इसे भगाने का। ऐसा कहकर मनोज सुंदर के कान में फुसफुसाने लगता है। उसी रात को सुंदर और मनोज कुछ सुअर पकड़ लाते हैं और मंगल के खेत में छोड़ देते हैं। सुअर चावल की फसल में घुस जाते हैं और ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देखते रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि मंगल उस वक्त फसल की रखवाली कर रहा था। वो सब देख लेता है और वो सारे सुअर को अपने चावल के खेत से हकार देता है। ये सब देखकर सुंदर कहता है, अरे ये मंगल तो खेत में ही था, हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। मंगल पेड़ के पीछे उन दोनों को देख लेता है, पर उन्हें कुछ भी न कहकर अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन मंगल चावल की फसल को काटकर चावल बेच देता है। वो दोनों अपनी अपनी फसल के बारे में सोचने के बजाय मंगल के ही पीछे पड़े रहते हैं। तब मंगल उनके पास आकर कहता है, अरे ये क्या, तुम दोनों ने अभी तक फसल नहीं काटी? अरे फसल काटकर जल्दी से दूसरी फसल के लिए अपनी जमीन को तैयार करो। मैं तो कल ही अपने खेत में हल्दी लगाने वाला हूँ। मंगल ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बात सुनकर तो वो दोनों और भी जलने लगते हैं। उन दोनों को मंगल पर बहुत गुस्सा आता है। तब सुंदर कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तू कल हल्दी कैसे लगाता है अपने खेत में। रात के समय में वो दोनों कुएं पर लगे हुए पंप से मंगल की जमीन में पानी भर देते हैं। मंगल का चावल का खेत अब तालाब में बदल गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मंगल जब खेत में आता है, तभी वहाँ सुंदर और मनोज भी आते हैं। तब सुंदर हंसते हंसते मंगल से कहता है, क्या हुआ मंगल, अब कैसे करोगे हल्दी की खेती? खेत में तो पानी भर गया है। अरे तुम मुझे कितना भी सताओ, मुझे सब पता है। और हाँ, अब मैंने हल्दी के खेत का प्लान भी बदल दिया। अब तो मैं बतख को पालूंगा। बतख के अच्छे रेट है बाजार में। तुम लोगों ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। एक बात कहूँ सुंदर और मनोज, यूं मुझे सताने के लिए नए नए कारनामे करने से अच्छा है कि खुद खेत में मेहनत करो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। मंगल उन दोनों की उनकी गलती दिखाता है। मंगल उस परिस्थिति में भी मेहनत करके बतख पालने का काम करता है और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। नीति: किसी भी परिस्थिति में
अगर हमने कठिन परिश्रम किया तो उसका हमें अच्छा ही फल मिलता है।